हाँ, इस चैप्टर को बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोला जाता है, यानी शॉर्ट में MEC। तो आपने ये डीएल वेक्टर से, जिसकी वजह से ये एलिमेंट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेना है, वहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, कहां तक, P पॉइंट तक। CGS वाली होती है गॉस, SI वाली होती है टेस्ला, है ना। और 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। वैसे ही सेम टू सेम किसी भी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। आगे चलेंगे, फॉर्मूला ऑफ फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल दूसरे। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे है सब। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के माइंड मैप में। जी हाँ, इस चैप्टर को बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोला जाता है, यानी शॉर्ट में MEC, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सुना होगा। तो ऑयरस्टेड साहब ने क्या किया था कि एक करंट कैरिंग वायर के पास जब वो मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास लेके गए थे, तो उन्होंने पाया कि वो मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी संगत, जिसकी सोबत में आके, जिसके पास अगर आप मैग्नेटिक नीडल को लाते हो तो डिफ्लेक्ट कर रही है। तो वहां से पता चला कि करंट कैरिंग वायर या करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, प्रोड्यूस होती है। और ये चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जी हां, उसमें उल्टा इफेक्ट अपन देखेंगे, यानी हम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस करेंगे, है ना। वो जितना सुनने में आसान लगता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस, उतना है नहीं, वो आगे जाके आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पता चलता है। फिलहाल इस चैप्टर में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं बेटा बायोट-सवर्ट्स लॉ से, जो हमको किसी करंट कैरिंग वायर के एक एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड देता है। छोटा सा एलिमेंट है डीएल वेक्टर, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट जा रहा है I, छोटा सा, एक बार मैं देख लेता हूं रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, हाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ठीक है। हाँ भाई, तो ये एक एलिमेंट है छोटा सा डीएल वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो आपने ये डीएल वेक्टर से, जिसकी वजह से एलिमेंट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेना है, वहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, कहां तक, P पॉइंट तक। और ये जो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, इनके बीच के एंगल को थीटा बोला गया। तो छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है साहब। म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा, याद रखनी, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 इंटू पावर 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यूनिट होती है म्यू नॉट की टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और कहां पे, जी हां, हमने देखा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस के माइंड मैप में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस, है ना। इसकी यूनिट होगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है, वो होती है टेस्ला। CGS वाली होती है गॉस, SI वाली होती है टेस्ला, है ना। और 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस। हाँ, वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो हम पाएंगे डीबी वेक्टर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो हो सकता है नॉन वेक्टर फॉर्म में पूछे, वेक्टर फॉर्म में पूछे, पता होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो डीबी डीएल वेक्टर और डीबी जो आर वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। db vector is perpendicular to both dl vector and r vector. By using right hand thumb rule we can find direction of magnetic field. B is into the plane. खैर अभी राइट हैंड थंब रूल की अपन बात करते हैं, है ना। ये आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, सबके यूनिट, सबके डायमेंशन, सबके वैल्यूज, नॉन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है साहब। हो गया बायोट-सवर्ट्स लॉ। अब बात करें कि राइट हैंड थंब रूल से कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें। तो अगर एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है हमारे पास, तो राइट हैंड लिया, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड के अंगूठे को हमने किसके अलोंग डायरेक्ट किया, करंट के अलोंग डायरेक्ट किया, राइट हैंड लिया, और राइट हैंड के थंब को करंट के अलोंग डायरेक्ट किया, तो फिंगर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, वो कर्ल्ड फिंगर्स हमको बतला देंगी। और अगर सर जैसे यहां पे देखो, है ना, कितना प्यारा डायग्राम। हाँ सर, तो कर्ल्ड फिंगर्स हमें बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी एंटी क्लॉकवाइज है। और किसी पॉइंट पर, आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। वैसे ही सेम टू सेम किसी भी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। हाँ सर ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अगर नीचे जा रहा होता करंट बेटा तो अंगूठे को रखते नीचे, राइट हैंड के थंब को हम रखते इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे, और फिर फिंगर्स कर्ल करती क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हो जाती है ना। आप इस पेज को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ विजिबल होगा आई होप। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलते हैं आगे बेटा, आगे चलेंगे। फॉर्मूला ऑफ फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक। यहां पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह टंटा नहीं है कि प्लस होगा तो कहां, माइनस होगा तो कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, ना कुछ नहीं, सीधी बात, नो बकवास। ए बी करंट कैरिंग वायर हो गया ए, पी पॉइंट हो गया आर डिस्टेंस पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एट पॉइंट पी, बी इज इनटू द प्लेन, वो तो हम बता ही सकते हैं कैसे, या करंट कैरिंग वायर की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पी पॉइंट पे फिंगर्स अंदर जा रही है ना, तो मतलब इनसाइड यानी क्रॉस। अगर करंट नीचे होता तो पी पॉइंट पे फिंगर्स बाहर आ रही होती, यानी क्या हो जाता बेटा, डॉट हो जाता, आउटसाइड हो जाता। बी का फॉर्मूला याद रखना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, म्यू नॉट आई बाई 4πd या 4πr इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। समझ में आ रही बात? हाँ सर। अब ये एक ऐसा केस है जो एक्स्ट्रा, इस पे यूजुअली सवाल नहीं पूछता है, तो आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, मैंने लिखा हुआ है। अब देखो ये जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट थोड़ा सा मतलब ये मान के चलो कि इसके वायर के सामने नहीं, नीचे कहीं है या ऊपर कहीं है, इस प्रकार से ऐसा कुछ है, जैसे ए बी है और ये पी पॉइंट है ना। यहाँ पे तो पी पॉइंट देखो यहाँ पे इस वायर के सामने था, अभी जो पी पॉइंट है या तो बी पॉइंट के ऊपर होगा तो ए पॉइंट के नीचे होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, एक्सटेंड ए बी डाउनवर्ड्स एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी। तो ए बी को नीचे एक्सटेंड कर लिया और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हो गई आर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये वाला एंगल है, दिस इज अल्फा, ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, और ये छोटा वाला एंगल ये बीटा है ना। तो मैं एक बार देख लेता हूं विजिबल है, हाँ सर साहब बिल्कुल विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं ये एंगल अल्फा है, ठीक है, समझ गए, और ये वाला एंगल बीटा है। हाँ सर, तो अब आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी होने वाला है म्यू नॉट आई बाई 4π इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, है ना। और ऑब्वियसली डायरेक्शन के लिए तो अपन वो क्रॉस या डॉट वो कर ही सकते हैं, बड़ा वाला एंगल अल्फा और ये छोटा वाला एंगल बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये एक्स्ट्रा है। चलिए देख लीजिए स्लाइड को, फिर चलते हैं आगे। अब वही हिसाब किताब यार अपना, क्या बेटा, कि अगर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हो गया, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, तो अल्फा और बीटा कितने हो जाएंगे, टेंडिंग टू 90, ऊपर नीचे अल्फा बीटा 90 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 हो गया 2, तो म्यू नॉट आई बाई 2πr अपने पास यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या हो गया, सब हम ये खेल हम पहले खेल चुके हैं, सही बात है। सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, यहाँ पे तो वायर मतलब ये मान के चलो यहाँ पे खत्म हो रहा है और इधर तो जो है चलता जा रहा है, तो एक एंगल 0 एक एंगल 90, साइन 90 प्लस साइन 0 1 प्लस 0 1, तो आ गया म्यू नॉट आई बाई, ये आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई बाई 4πr आएगा। कितना आएगा बच्चों, ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr, क्योंकि 1 प्लस 0 हो गया 1, तो म्यू नॉट आई बाई 4πr अपने पास हो जाएगा, सही है। हाँ सर। अच्छा एक चीज और, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, आप उसी को आगे पीछे एक्सटेंड कर देते हो और उसी पे कोई पॉइंट ले लेते हो। अगर कोई करंट कैरिंग वायर जैसे मान लो ये है, तो इसी को आपने ऊपर नीचे एक्सटेंड कर लिया, तो इस पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। करंट कैरिंग वायर इसी को आगे पीछे एक्सटेंड किया, इसी पे कुछ पॉइंट्स ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, ये क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, 0 होने वाला है, इसको देख लीजिए, ठीक है साहब, ओके सर। आगे चलते हैं। अब बोल रहा है स्क्वायर, एक मतलब ये दो तो क्लास में भी डिराइव करवाए जाते हैं, स्क्वायर भी डिराइव करवाया जाता है, ट्राइंगल भी करवाया जाता है, करवाया जाना चाहिए भी, है ना। हाँ सर याद है हमको, वो एक की वजह से ले लेते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और यहाँ पे ट्राइंगल में एक की वजह से ले लेते हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखोगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। करंट कैरिंग स्क्वायर फ्रेम, हर एक साइड का लेंथ है एल, करंट आ गया आई, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होगा 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल। और ट्राइंगल की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर पर, या बी सेंटर बोल दो या बी नॉट बोल दो, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है ना। मैं यहाँ पे सेंटर को ओ बोल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, एक मिनट, है ना। तो सेंटर को ओ बोल दिया, तो बी नॉट या बी एट सेंटर 9/2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल, 9/2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल, इसको याद रखें। अगर आपको किसी रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर फील्ड ड्यू टू पॉलीगन, उसके सेंटर पर, इसके सेंटर को ये बोला तो बी एट ए, उसके सेंटर पे रेगुलर पॉलीगन मतलब सारी साइड सेम,
एन साइड्स का। अब ऑब्वियसली कम से कम 3 साइड का तो होगा, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, जितनी भी साइड्स हो तो आ जाएगा म्यू नॉट एन यानी साइड्स इंटू करंट बाय पाई इंटू 10 पाई बाय एन साइन पाई बाय। ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है, पता है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, इसमें एन की वैल्यू 3 डालोगे, क्योंकि ट्राइंगल के लिए 3 डालोगे, आपके पास यही फॉर्मूला आएगा। एन की वैल्यू 4, स्क्वायर के लिए 4 हो गया ना, एन के लिए 4 डालोगे, आपके पास यही फॉर्मूला आएगा। भरोसा ना हो मुझ पे तो आप करके देख लेना, जस्ट अभी पॉज करो और करके देख लो, मजा भी तो आएगा, मजा भी तो आएगा। एन की वैल्यू 4 रख के देखो, एन की वैल्यू 3 रख के देखो, आप इन्हीं फॉर्मूले पे पहुंच जाओगे, मेरा दावा है, ठीक है। हाँ, मैं प्रमाण दे सकता हूं, मशीन लगा दी जाए, ठीक है। खैर चलिए, तो आपकी इच्छा है, इसको आप याद रखें, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए साहब, यानी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला काम करेगा टकाटक एकदम, ठीक है सर। अब बात करें वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, करंट डायरेक्टेड आउट ऑफ प्लेन। अब बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए इस तरीके से सर्कुलर लूप है जो कि करंट कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेना है। देखो, हम अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से राइट हैंड थंब रूल को मॉडिफाई कर लेते हैं। जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा ना, जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा, तो राइट हैंड के थंब को हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और हमारे पास जो फिंगर्स कर्ल होंगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएंगी। लेकिन अगर स्ट्रेट वायर ना हो, कर्व्ड यानी कि यूं कह लो कि कोई लूप हो, सर्कुलर लूप हो या कोई सा भी लूप हो जो करंट कैरी कर रहा है, तो अब हम अंगूठे को तो फोल्ड करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और अंगूठा हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे मान लो करंट कैरिंग क्या हो गया बच्चों, करंट कैरिंग क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट, ये इसको इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, एक मिनट। यहां पे भी सुनना बहुत ध्यान से। यहां पे हमने बोल दिया कि करंट कैसा हो गया बेटा, I इज इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो राइट हैंड की फिंगर्स को अब हम कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अंगूठा कहां आ रहा है, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया डॉट यानी बाहर, क्योंकि करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, I इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, I इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, I इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस प्रकार से। तो I अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो राइट हैंड की फिंगर्स को हमने कर्ल किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अंगूठा आया अंदर, तो अंगूठा हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बतला रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्रॉस यानी अंदर। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, तो ये पता होना चाहिए, है ना, कि जब स्ट्रेट वायर होगा तब कैसे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जब स्ट्रेट वायर नहीं होगा, लूप होगा, तब कैसे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देख लेंगे बेटा इसको, ठीक है सर। चलते हैं मालिक लोग, आगे चलते हैं। फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एंड फील्ड एट द एक्सेस ऑफ अ रिंग। देखो, एक सर्कुलर रिंग है जो करंट कैरी कर रही है, ऑब्वियसली चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो यहाँ पे किसी भी चीज की वजह से फील्ड देखेंगे तो साहब उसमें करंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए। तो करंट कैरिंग रिंग है, आई करंट है, ओ सेंटर है, आर रेडियस है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, यानी बेटा इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है पी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, थोड़ा सा भद्दा सा फॉर्मूला है, गंदा है, घिनौना है, लेकिन क्या करें साहब, याद तो रखना पड़ेगा। म्यू नॉट करंट आई, मतलब म्यू नॉट करंट आर स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी तो एक्स को क्या कर देना, 0 कर देना, वो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, एवरी करंट कैरिंग लूप, चाहे वो फिर किसी भी शेप का हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, लूप मतलब क्लोज्ड, बंद होना चाहिए। एवरी करंट कैरिंग लूप, एवरी करंट कैरिंग लूप एक्स एट अ एक्स लाइक सॉरी एक्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है। एम वेक्टर क्या हो जाता है बच्चों? एम वेक्टर हो जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या हो जाता है बेटा? मैग्नेटिक मूवमेंट, करंट इनटू एरिया वेक्टर। और सर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालें? वही राइट हैंड थंब रूल से, है ना। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो इसका यूनिट कितना हो गया बेटा? सर इसका SI यूनिट हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट का, बहुत ईजी है। कितना हो गया बच्चों? सर ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना साहब। ओके, अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये पता होना चाहिए कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, मतलब एक पोल नॉर्थ वाला, एक पोल साउथ वाला। कैसे फिगर आउट करें कौन सा नॉर्थ पोल कौन सा साउथ पोल, अभी आ रहा हूं स्ट्रिक पे। लेकिन ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ नहीं, करंट का डायरेक्शन दे रखा होगा, वही राइट हैंड थंब रूल से एरिया वेक्टर का करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना, तो अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, है ना। ये हो गया। अब सर ये बताओ कि चलो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव तो कर रहा है,
लेकिन कौन सा फेस नॉर्थ पोल, कौन सा फेस साउथ पोल? इफ करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने बचपन में स्कूल में ट्रिक सीखी थी, मुझे तो याद है साइंस की किताब में ट्रिक थी, जी हाँ बचपन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे नॉर्थ को एन को ऐसे बना सकते हैं, तो ये क्या इशारा कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं साउथ बनाना चाहूं, मैं साउथ बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बनाएंगे, हाँ सर, तो हो गया क्लॉकवाइज, है ना। इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर हम यहां से मान लो देख रहे हैं और हमको जो लूप में करंट है वो अगर हमको कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो वो वाली साइड नॉर्थ की तरह बिहेव करें, नॉर्थ पोल की तरह। और अगर मान लो हम यहां से देख रहे हैं और यहां पे करंट फ्लो हमको दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वाली साइड, दो साइड होती है ना, एक इस साइड से देखना है, एक उस साइड से देखना। तो अगर हम मान लो इस साइड से देख रहे हैं और करंट हमको दिख रहा है कैसा? क्लॉकवाइज, तो वो वाली साइड कैसी बिहेव करेगी? साउथ पोल जैसे, है ना। इसको देख लीजिए जी गुरु जी। चले आगे, हाँ साहब आगे चलते हैं, आ जाओ। तो अब बात करते हैं बेटा फील्ड एट द सेंटर। तो जो पिछला फॉर्मूला था उसमें बस एक्स को 0 रख दो, तो सेंटर पे कितना आ जाएगा? बी एट सेंटर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर आपको सर्कुलर रिंग, करंट कैरिंग रिंग की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसी डिस्टेंस x पर, किसी डिस्टेंस x पर, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, यानी एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, किसके टर्म्स में? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो हो जाएगा बी एट एक्सिस एट एनी पॉइंट इज बी सेंटर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। फील्ड एट द एक्सिस इन टर्म्स ऑफ फील्ड एट सेंटर, तो हाईएस्ट कहां पे होने वाली है? सेंटर पे होने वाली है। बाकी फिर इस प्रकार का ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ ऑफ बी वर्सेस एक्स, ये देख सकते हैं। एक्स बराबर 0 यानी सेंटर पे हाईएस्ट है कितनी? म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये ग्राफ है, ये देख लीजिए बेटा। मैं साइड में हट गया, ये जरूरी है साइड में हटना, ताकि नहीं तो बच्चों को खोजना पड़ता है मास्टर कब साइड में हट रहा है, सही है। तो बहुत इरिटेटिंग सा लगता है ना, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। चलो, तो अब बात करेंगे बेटा यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ की। एक सेकंड, ड्यू टू सर्कुलर, ये वाला पहले आना चाहिए, एक सेकंड, हाँ अब सही है, अब सही। तो यहाँ पे हाँ, फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर पूरी रिंग नहीं चाहिए, पूरी रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, म्यू नॉट आई बाई 2r। कोई आर्क है जिसका रेडियस r है, जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, करंट कैरिंग आर्क है, उसके सेंटर पे देखो फील्ड एट द सेंटर ऑफ फुल सर्किल होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। इसको थीटा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देने का, किससे? थीटा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देने का। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। समझ में आ पा रही बात? अब क्योंकि यहाँ पे पाई है तो थीटा को आप बेटर होगा रेडियन में पुट करो, नहीं तो ऊपर डिग्री, नीचे ये 4 पाई रेडियन, बेकार हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे ना वेयर थीटा इज इन रेडियन, यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है ना। तो म्यू नॉट आई बाई 2r को थीटा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर्क की वजह से आ जाएगा। एग्जाम्पल इस तरीके के कम से कम 15-20 एग्जाम्पल क्लास में करवाए जाते हैं भाई। फुल फ्लेज जो आप क्लास अटेंड करते हो ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, उसमें से नाना करते हुए 15-20 सवाल करवाए जाते हैं। वो सेंटर सी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको एक्सटेंड किया तो सी तो इस पे लाई कर रहा है तो 0 हो गया, इसको एक्सटेंड किया तो सी इस पे लाई कर रहा है 0 हो गया। ये सेमी सर्किल हो गया, सेमी सर्किल का मतलब कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 180 डिग्री, यानी पाए, तो पाए से पाए शहीद हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4r आ गया, है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। इन दोनों की वजह से तो 0 हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया क्रॉस में, डायरेक्शन हो गया क्रॉस में, है ना। हाँ सर देख सकते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ करंट लूप, करंट लूप है, करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएगी? देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड के फिंगर को कर्ल किया एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया ऊपर, और जो उसकी वजह से फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने बोला था कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, याद है क्या या भूल गए? नहीं सर याद है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बनाएंगी। सर ये वाली, अरे वो बना रही है भैया क्लोज लूप, मैंने बनाया नहीं है, बट भावनाओं को समझो, क्लोज लूप बनाती हैं। और ये कहां जाएगी? ऐसा मान लो कि इनफाइनाइट वाला क्लोज लूप बनाएंगे ना, सब क्लोज लूप बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात? इफ देयर आर एन लूप्स, अभी हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा था। हाँ सर, अगर एन लूप्स होंगे या एन टर्न्स होंगे, उसमें कितने घेरे होंगे, कितने टर्न्स होंगे, तार को बार बार एन बार लपेट दिया, तो वही म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को एन से जरूर मल्टीप्लाई करिएगा। कई कबार पेपर में सवाल गलत सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि हम उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ सर, ये तो सारा एकदम टकाटक रिवीजन होता जाएगा आपका, इससे देखिए क्लियर है बेटे। हाँ सर, तो आगे चलते साहब, अब पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ।
और इसको हम बोलते ACL। क्या बोलते हैं बेटा? ACL। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ, है ना, ये स्पेलिंग होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना। द लाइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज, आपको कुछ याद आ रहा है? गॉस लॉ। हाँ हाँ हाँ, बस कुछ 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 वैसा ही है। वहां पे क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds था बराबर Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे है क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, वहां पे एरिया था, यहाँ पे लेंथ है, बराबर वहां पे था Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड, है ना। इस प्रकार से आपने कोई एक इमेजिनरी लूप ले लिया, वहां पे इमेजिनरी सरफेस था, यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप है, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते थे, इसको हम एम्पिरियन लूप बोलते। आपको याद होगा वहां पे LHS में, गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो सभी चार्जेस की वजह से आती थी, इनसाइड एंड आउटसाइड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये सारे वायर्स की वजह से आएगी, इनसाइड एंड आउटसाइड। वहां पे गॉस लॉ में राइट हैंड साइड जो क्यू इनक्लोज्ड आता था वो सिर्फ और सिर्फ आता था जो सरफेस के अंदर नेट चार्ज होता था, है ना। वैसे यहाँ पे आई इनक्लोज्ड आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उन वायर्स की वजह से जो इस एम्पिरियन लूप के अंदर। द लाइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। एग्जांपल, आपको पेपर में वैसे नहीं पूछता पर अगर पूछेगा तो एक रेफरेंस के लिए आपको एक इस तरीके का एरो देगा, जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में दे रखा आपको ये रेफरेंस के लिए। तो एंटी क्लॉकवाइज में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल किया, अंगूठा ऊपर आया, मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl बराबर म्यू नॉट, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव मतलब I1 प्लस I3 और नीचे नेगेटिव मतलब माइनस I2। हालांकि इस तरीके के सवाल आते नहीं, लेकिन क्लास में ऐसे सवाल करवाए जाते हैं, है ना। ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, अब हॉलो सिलेंडर यानी पाइप जो कि करंट कैरी करके ले जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम बात करें, जैसे हॉलो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, यस सर, इसके हालात थोड़े सर इसके नाजुक सूरत हाल है, लेकिन मान लो ये हॉलो है ना, हॉलो है, और ये हॉलो है, और जो ये करंट लेके जा रहा है, मान लो ये कंडक्टिंग है, ये करंट लेके जा रहा होगा, मान लो करंट लेके जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहां कहां पे निकालना होगा? इनसाइड सरफेस पर और आउटसाइड, है ना, बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एक डेरिवेशन आपको क्लास में करवा दिया जाता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो इनसाइड कितना होगा बेटा, अगर ये हॉलो है, कैसा है बेटा ये, अगर ये हॉलो है तो इनसाइड में तो हो गया 0, सरफेस पर हो गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई टाइम्स रेडियस, समझ में आ रही बात। और आउटसाइड जहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई स्मॉल आर, है ना। डेरिवेशन क्लास में करवा दिया जाता है। ग्राफ जरूर जरूर से याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ चुका ऑलरेडी, आप PYQ में चेक कर लेना, है ना, ठीक है। तो अंदर 0, सरफेस पर कितना, म्यू नॉट I बाय 2 पाई टाइम्स द रेडियस सरफेस पर, और बाहर निकलते हैं तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपने पास आ जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? हाँ सर, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नीट में ऑलरेडी PYQs आ चुके हैं, हल्के में मत लीजिएगा इसको, पेपर में यही पूछ लेगा आपसे, कुछ वायर अंदर दे देगा कुछ वायर बाहर दे देगा, ये आई इनक्लोज्ड किसकी वजह से, देख लो इसको। चलते हैं बेटा आगे, ठीक है। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर की वजह से, सॉलिड सिलेंडर की वजह से इनसाइड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सरफेस का फॉर्मूला वही है, आउटसाइड का फॉर्मूला वही है। सरफेस पर अगेन म्यू नॉट I बाय 2 पाई टाइम्स द रेडियस, है ना। आउटसाइड में भी अगेन वही म्यू नॉट I बाय 2 पाई स्मॉल आर, वही हिसाब किताब है, देखो सरफेस पर और बाहर। लेकिन अंदर का जो फॉर्मूला है वो हो गया, अंदर भी अब की बार करंट है, पहले अंदर करंट नहीं था, अब अंदर की तरफ करंट है। क्लास में इसको डिराइव करवाया जाता है यूनिटरी मेथड से कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर में आई करंट तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट, वो सब क्लास में हो जाता है ना। तो ये हो गया वायर, ये टॉप व्यू है, ये आप ऐसे देख रहे हो, मान लो ये सॉलिड, मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है, तो आप ऊपर से देख रहे हो तो कुछ आपको ऐसा नजारा दिखाई देगा। तो सेंटर से, सेंटर ओ से, एक मिनट, सेंटर ओ से स्मॉल आर की डिस्टेंस पर आपने एक एम्पेरियन लूप बना लिया और उसको डिराइव किया, तो आपके पास आया आंसर म्यू नॉट I स्मॉल आर, यानी सेंटर से डिस्टेंस बाय 2 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो B जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, R 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसको भी देख लें, सारे फॉर्मूले याद रखें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर्मूला भूलना पेपर के दौरान। ये हो गया, हाँ सर। चलते हैं आगे, सोलेनोइड के बारे में बात करें तो कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर भी होगा, इसके ऊपर मैंने वायर लपेट दिया, वायर लपेट दिया कुछ इस प्रकार से, वायर लपेट दिया, ठीक है।
और उसमें करंट दौड़ा दिया, तो ये बन गया साहब सोलेनॉइड, ये बन गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को काटोगे क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझ में आ पा रही बात, ये डायग्राम है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना सोलेनॉइड की, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसी ही होती है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती है वो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और उससे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मान लो कोई पॉइंट है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड पे, उस पॉइंट पी पे जो, इसको रख देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, तो उस पॉइंट पी को आपने एंड्स से जोड़ दिया, एंगल बन गए θ1 और θ2। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन याद रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन बाय लेंथ हो गया एल, इसको प्लीज याद रखेंगे। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस θ1 प्लस कॉस θ2, ये θ1 या θ2 एंड से जोड़ दिया। टाइटली पैक्ड लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब या तो इनफाइनाइट लेंथ ले लो, या ऐसे मान लो कि उस सोलेनॉइड की जो लंबाई है, लेंथ है, उसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। लॉन्ग सोलेनॉइड, रेडियस इज स्मॉल कंपेयर टू द लेंथ, या लेंथ इज लार्जर, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस। फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड द मिडिल रीजन विल हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पेपर में बोलता है कि अगर एक लंबा सोलेनॉइड है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी और काफी स्ट्रांग होगी। तो सेंटर पर जब आप हिसाब किताब लगाओगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आउट, बी आउट यानी बाहर, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। बी कहां पे, सेंटर पे हो गया, म्यू नॉट एन आई अलोंग दी एक्सिस, है ना, अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस, वही राइट हैंड थंब रूल से। एंड पॉइंट, किसी इस एंड पॉइंट पर या उस एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक बी एंड, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 यानी एक्सिस बाय 2। तो इनका रेशियो भी पूछ लेता है, सेंटर पे और एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, वो कितना होगा, रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। पेपर में कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम तो अज्यूम कर लेंगे साहब कि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले, और ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एल, स्मॉल एन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा, क्लियर कट है एकदम। हाँ साहब, चलते हैं आगे। चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ओ हो, चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता था, किसी चार्ज को रख भी दोगे तो उस पर फोर्स लगेगा साहब, क्यू इंटू ए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे चार्ज का चलना जरूरी है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल, कोई चार्ज है क्यू, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड भी, तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी। जी हाँ साहब, तो हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। फिर अपने को क्लास में सवाल करवाए जाते हैं कि θ0, θ90, θ180, एंड एक स्पेशल केस करवाया जाता है, आगे देखेंगे, हेलिकल पाथ का, जिसमें थीटा ना 0 ना 90 ना 180, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर पाथ वाला कौन सा केस होता है, जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, वी और बी के बीच का एंगल। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा। तो क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बार, यहां से रेडियस आ गया एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, एम वी हो गया मोमेंटम, तो पी बाई क्यू बी। मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2m के ई यानी काइनेटिक एनर्जी, तो इस टर्म्स में आ जाएगा अंडर रूट 2m के ई बाई क्यू बी। ये वाला एम वी की जगह बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ज पार्टिकल क्यू को वी वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्यू इंटू वी वोल्ट, इनिशियली मान लो रेस्ट पर है। तो आर रेडियस हो गई, अंडर रूट 2m के ई बाई क्यू भी था ना, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू वी रख दिया, और ये क्या हो गया, क्यू वोल्ट हो गया, सॉरी क्यू बोल रहा हूं, वी वोल्ट हो गया। तो तीन फॉर्मूले हो गए, एक दो और ये तीन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तीनों, है ना। तो रेडियस एम वी बाई क्यू बी, या मोमेंटम बाई क्यू बी, या रेडियस हो गया अंडर रूट 2m के ई बाई क्यू बी, या रेडियस हो गया अंडर रूट 2m क्यू इंटू वी बाई क्यू बी। सारे फॉर्म याद रखने हैं। और अगले ही स्लाइड पे मैं आपके लिए एक टेबल बना के लाया हूं, इस टेबल में सारे चार्ज पार्टिकल जो अपने काम आते हैं उनके मास और उनके चार्ज लिखे हुए, वो टेबल दिमाग में बसी हुई होनी चाहिए, ताकि पेपर में ध्यान जो है वो सॉल्विंग की तरफ रहे, इस ओर ना रहे कि भाई अल्फा पार्टिकल का मास कितना था, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना था, उस तरफ उसमें ना हम स्ट्रगल करें। टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है ना वो 2 पाई एम बाई क्यू बी, वो रेडियस और वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, देखो लिखा हुआ है, पेपर में पूछ चुका है। टाइम पीरियड ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा ना वेलोसिटी पे, मास पे, चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। अच्छा, क्यू बाय एम क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज यानी चार्ज पर यूनिट मास। तो एम को मैं नीचे ले गया तो मैं बोल सकता हूं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक चार्ज। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इसका इनवर्स हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए वो भी अपने पास आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए ही चाहिए। अच्छा सर, वो आप जो बता रहे थे वो जो टेबल है, बस ये रही वो अपने पास टेबल बेटा, बहुत ही प्यारी टेबल है, ठीक है। देखो
इस टेबल का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख लो, वैसे तो लिखे हुए होंगे आपके नोट्स में, पर अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, और ये है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझा देता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया, दिमाग में बसा लिया। ये टेबल है, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जिनसे अपना पाला पड़ता है, ये सब उनके चार्ज है, ये सब उनके मासेस हैं, ठीक है। अच्छा, एम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे अलग, सबसे जुदा, सबको पता है ना, एकदम सबसे अलग और सबसे जुदा इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। बाकी सब मैंने प्रोटॉन के मासेस के टर्म्स में लिखा है। मुझे पता है कि इसमें मास में ना, इनमें मास में न्यूट्रॉन का भी योगदान है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है। प्रोटॉन का 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा भारी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। आप सबका ऑलमोस्ट 1.6 ले लो भाई, इंटू 10 की पावर -27, कुछ ना जा रहा, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। H11, H21, H31 हाइड्रोजन का आइसोटोप, प्रोटियम या प्रोटॉन, ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन, ट्रिशियम या ट्रिटॉन, ठीक है ना। तो मास ऑफ MP 2MP 3MP, ये हो गया अल्फा पार्टिकल। डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 4 दो प्लस प्लस, इसका मास हो गया 4MP, याद होना चाहिए। अच्छा, चार्जेस प्लस ई प्लस ई प्लस ई और प्लस 2E, है ना, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, सब पता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन H11, H21, H31 और अल्फा पार्टिकल, मास हो गए, इलेक्ट्रॉन का मास चलो ठीक है, MP 2MP 3MP 4MP। चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो गया -E प्लस ई प्लस ई प्लस ई और प्लस 2, ये पता होना चाहिए। इतना काम आता है ना, इतने सवाल आ चुके हैं ना बेटा आज तक इस पे, अभी आपको पता चलेगा किस किस तरीके के सवाल है, ठीक है। ठीक है साहब, जैसा आपने बोला, है ना। अब देखो, अब ये आप खुद से पॉज करके ना सारे केसेस खुद से सॉल्व करना, तो अलग ही मजा आएगा, अलग ही स्वाद आएगा। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ रेडियाई, यानी रेडियस के रेशियो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सर। क्या कर देगा, कितने ही पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा, H11 होगा, H21 होगा, H31 होगा, है अल्फा पार्टिकल होगा, यही 5 तो होंगे, और क्या ज्यादा देगा। ऑल पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, मतलब v कौन, r बराबर mv बाय क्यू, सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से फेंका, तो r m बाय क्यू के प्रोपोर्शनल हो गया। अब आप प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का, हालांकि इलेक्ट्रॉन और ट्रिशियम भी पूछ सकता है, बट मेजरली पूछता क्या है, मैंने तो टेबल में सब बता दिया, बट मेजरली पूछता क्या, प्रोटॉन यानी H11, ड्यूट्रॉन यानी H21 और अल्फा पार्टिकल का। तो आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके m बाय क्यू रेशियो कंपेयर करके निकाल सकते हैं सबका, मैंने पीछे टेबल बना दिए इसीलिए। ऑल पार्टिकल्स क्या क्या ही पूछ सकता है, सेम स्पीड, ऑल पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम मोमेंटम, तो रेडियस होता है mv बाय क्यू या p बाय क्यू, मोमेंटम सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। तो प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का 1 बाय क्यू कंपेयर करके आंसर ला सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे सवाल पूछ सकता है कि भाई बच्चे कर्वेचर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको प्लीज 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 याद रखना है बेटा, सारे पॉइंट्स कवर किए बेटा मैंने इसमें। रेडियस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे, जितना ज्यादा रेडियस ज्यादा, कर्वेचर कम, रेडियस कम कर्वेचर ज्यादा, ये चीज आप प्लीज याद रखना। और क्या ही पूछ सकता है, ऑल पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम काइनेटिक एनर्जी, लो कर लो बात, रेडियस कंपेयर करनी √2m के बाय क्यू भी, k सेम है, 2 सेम है, b सेम है, तो √m बाय क्यू सबका कंपेयर करोगे, ये आंसर आएगा, ठीक है। करके देखना इसको, अभी मैं साइड में हटूंगा तब करके देख लेना, पॉज करके, मजा आएगा आपको। ऑल पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब v, तो √2m क्यू v बाय क्यू भी, v वेलोसिटी नहीं है, तो v सेम है, 2 सेम है, b सेम है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास √m और √q बाय क्यू गया √q, तो ये कंपेयर करना p d अल्फा का, तो ये आंसर आएगा। देखो 4 अलग अलग केसेस से, इससे ज्यादा क्या ही पूछ लेगा। सबसे ज्यादा उसका जो फेवरेट है वो सेम स्पीड वाला है, लेकिन भाई ने यहाँ पे सारे केसेस लिखे हुए, मैं साइड हट रहा हूं, अभी के अभी डिराइव करो पॉज करके, सच्ची, ठीक है, कर लिए, पॉज कर लिया, डिराइव कर लिया, रेशियो आ गया, हाँ सर आ गया, बढ़िया। तो आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों टोरॉइड की। टोरॉइड क्या है, कुछ नहीं है, जैसे सोलिनॉइड है ना, अरे यार ये रहा, जैसे सोलिनॉइड है, उसमें वायर लपेट दिए करंट, और उसको आप बेंड कर दो, इसको मैं बेंड नहीं कर पाऊंगा, इसको आप बेंड करके इसके एंड्स को क्या कर दो, इसके एंड्स को जोड़ दो, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो सोलिनॉइड जैसा ही है, लेकिन सर्कुलर सोलिनॉइड आप बोल सकते हो, उसको टोरॉइड बोलते हैं। तो करंट आ रहा है इस प्रकार से। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी है कि इधर इसके अंदर, यहां पे इस एरिया में, अगर इसको मैं बी इन बोलूं तो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसको मैं बी आउट बोलूं तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इस एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। बी इनसाइड 0, बी आउटसाइड 0, बी इन बिटवीन मतलब
ये बी इन बिटवीन मतलब ये, तो इन बिटवीन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। अगेन यहाँ पे जो स्मॉल एन है ना, जो स्मॉल एन है वो अगेन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए कैपिटल एन और यूनिट लेंथ हो गई 2 पाई आर, लेंथ हो गई कितनी 2 पाई आर। ये आर क्या है, मीन या एवरेज रेडियस a1 प्लस b1/2 है ना, मतलब a प्लस b/2 इसको हम बोल सकते हैं, तो a प्लस b/2 बोल देता हूं मैं इसको, कितना बोल देता हूं, मतलब इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस बाय 2, और आपको मीन रेडियस ही देखा, डोंट वरी, बस याद रखे कि इधर इधर पूरा का पूरा म्यू नॉट एन आई, इधर जीरो और इधर म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ बी अगर निकालने, फोर्स होता है क्यूवी क्रॉस बी, क्यूवी भी साइन थीटा, बी हो गया एफ बाय क्यूवी साइन थीटा, साइन थीटा का तो ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है, तो बी का आप यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो और आप यूनिट भी निकाल सकते हो, बी का यूनिट निकाल लो और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। यूनिट जो होता है वो होता है टेस्ला, टेस्ला बड़ी जानी मानी कंपनी भी है एलोन मस्क साहब की, है ना, तो टेस्ला ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है बेटा, कौन सी यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट कितनी हो गई सर, सीजीएस यूनिट हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की हो गई गॉस, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल जी। और आपको याद रखना है यहां पे मैं दोनों में रिश्ता क्या कहलाता है वो लिख देता हूं, टेस्ला और गॉस में रिश्ता क्या कहलाता है ये पता होना चाहिए। तो बेटा जी 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस, है ना, तो टेस्ला बड़ी यूनिट है, 1 टेस्ला इज 10 की पावर 4 गॉस, ये देख लीजिए इसको फटाफट से, है ना। चलते हैं आगे, डन हो गया बेटा, हाँ सर, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं सर उस केस की। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज यहां पे देखना, फोर्स वाला फॉर्मूला कहां गया, ये है बेसिकली क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा 0 हो गया तो फोर्स 0 हो जाएगा, यानी चार्ज अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, मतलब इधर इधर मान लो चार्ज मूव कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है 180 डिग्रीज, तो साइन 180 भी 0 हो जाएगा, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो 0 पे 180 पे फोर्स 0 हो गया, 90 पे पाथ सर्कुलर हो गया, ना ही 0 हो ना ही 90 हो ना ही 1, अच्छा 0 और 180 पे पाथ स्ट्रेट लाइन, 90 पे सर्कुलर, इन तीनों में से कोई केस ना हो तो क्या हो फिर, तो हो हेलिकल पाथ। तो क्या हो बच्चों, क्या हो बच्चों, हेलिकल पाथ। सीधे बैठो और ध्यान से आप मेरी बात सुन सकते हैं, मेरी आवाज बढ़िया से रिकॉर्ड हो रही है, कभी कभी ऐसे रिकॉर्डिंग के दौरान शक होता है कहीं माइक तो ऑफ नहीं रह गया, कहीं मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ऐसा तो नहीं है कि नहीं दबाया हो, ठीक है। चलिए, तो हेलिकल पाथ एंड पिच, अब देखो ये जो थीटा है वी वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद बी, ना ही 0 ना ही 90 ना ही 180, तो कुछ मतलब ना 90 ना 0 ना 180, कुछ इस प्रकार से। तो पाथ ऑफ चार्ज इज हेलिकल, कैसा पाथ होने वाला है, हेलिकल पाथ होने वाला है। कैसे, देखो यार इसके ना दो टुकड़े किए जाते हैं, किसके, वेलोसिटी के। देखो मैं आपको बतलाता हूं, वेलोसिटी के ना प्यारे बच्चों दो टुकड़े किए जाते हैं, एक हो जाता है ये, है ना, और एक हो जाता है ये इस तरीके से, ठीक है, हाँ साहब ये हो गया। अच्छा इसको मैंने प्यार से क्या बोल दिया बेटा, वी पैरेलल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसको बोल दिया वी पैरेलल, और ये हो गया वी परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब आप इस पे ज्यादा जोर मत दो कि साहब ये वी कॉस थीटा हो गया, वी साइन थीटा हो गया, है ना। एक मिनट, इसको अपन इधर ले आते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है ना, इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया वी वेक्टर, ये हो गया वी वेक्टर। इस पे जोर मत दो कि ये थीटा से चढ़ा कंपोनेंट कॉस ये साइन, भाई कल को उसने ये वाला थीटा दे दिया फिर तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो कॉस और साइन के टर्म्स में याद रखने से अच्छा मैं क्लास में भी बताता हूं, वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर से देखो, वी पैरेलल किसके लिए जिम्मेदार है, इसको चार्ज को आगे बढ़ाने के लिए, वी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के वी परपेंडिकुलर ये जिम्मेदार है सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। तो कोई चीज आगे भी चल रही है और सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसका ऐसा पाथ होगा हेलिकल पाथ। कैसा पाथ होगा प्यारे बच्चों, हेलिकल पाथ होगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हेलिकल पाथ हो जाएगा इसका। इस पाथ को क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ बोलते हैं, है ना। वी पैरेलल जिम्मेदार है आगे मोशन के लिए, वी परपेंडिकुलर जिम्मेदार है बेटा इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। तो वी पैरेलल, वी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड भी लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड इज 2 पाई एम बाय क्यू बी, जो पहले था अभी भी वही, क्योंकि वो तो वैसे भी रेडियस और वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। अच्छा रेडियस सर्कुलर पाथ की होती है, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जिम्मेदार वी पैरेलल नहीं है, वी परपेंडिकुलर है, तो एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी।
और v परपेंडिकुलर कितना आ गया यहाँ पे, v sin थीटा आ गया। बाकी आप दो इसको जहन में रखना है ना, ठीक है। अच्छा, पिच क्या होता है? पिच होता है कि एक सर्कुलर पाथ, जब एक सर्कुलर यूं कह लो कि एक चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो उस दौरान पार्टिकल कितना आगे चला गया। डिस्टेंस मूव्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हेन वन सर्कुलर मोशन इज कंप्लीटेड या वन रोटेशन इज कंप्लीटेड या वन रिवॉल्यूशन इज कंप्लीटेड, कितना आगे आ गया। तो सर वो हो गया, आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। वी पैरेलल कितना है, वी cos थीटा, टाइम पीरियड है 2 पाई बाय क्यूब। सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, ठीक है। देख लीजिए, मैं साइड में हट गया। ठीक है बेटा, चलें साहब आगे। ठीक है, आगे चलते। फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, इतनी बार इस पे सवाल आ चुका है कि मैं क्या ही बताऊं, डायरेक्ट सवाल आता है। फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कंडक्टर्स या वायर्स, याद रखना अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना, सेम डायरेक्शन में अगर करंट है बेटा, सेम डायरेक्शन में अगर करंट है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर, और फोर्स बराबर IL क्रॉस भी लगा, इस पे इधर लगेगा, IL क्रॉस भी आगे देखेंगे, है ना। तो सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा तो रिपल्सिव होगा। अब जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, जैसे मान लो F12 और F21 क्या है कि 1 ने 2 पे जो फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो कितना होता है F12 पर यूनिट लेंथ या F21 पर यूनिट लेंथ, यानी किसी भी वायर पे जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r, r इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। अगर आपको फोर्स चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे नीचे पर यूनिट लेंथ आता है, बच्चे इसको गलत याद रखते, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2r, तो फोर्स ऑन एल लेंथ कितना हो गया, एल उधर चला जाएगा तो हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r इनटू में एल। ये प्लीज आप याद रखें, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है या फोर्स ऑन पर्टिकुलर लेंथ पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है तो ये आएगा, फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर लेंथ पूछा है तो लेंथ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको क्लास में भी करवाया जाता है, बहुत सारे सवाल करवाए जाते हैं, साहब देख लीजिए इसको, ठीक है। चलें आगे, ठीक है गुरुदेव, आगे चलते हैं। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, लॉरेंस फोर्स बेटा, लॉरेंस फोर्स कुछ नहीं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रहता था तो फोर्स लगता था क्यू, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो क्यू वी क्रॉस वी, दोनों का कोलैब हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही इलाके में एक साथ एग्जिस्ट करती हैं तो कुल मिला के चार्ज पे फोर्स क्या हो जाएगा, इसका क्यू ई वेक्टर का और क्यू वी क्रॉस बी का वेक्टर सम हो जाएगा। ये हो गया किस वजह से, या पढ़ लेना पूरा आराम से, पूरा लिखा हुआ है। ये किस वजह से फोर्स है, चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये किस वजह से, क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इन दोनों का वेक्टर सम कर दिया, इसको लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉरेंस फोर्स है। इसको देख लेंगे और फिर अपन चलेंगे बेटा आगे, ठीक है सर, ओके सर, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें चार्ज के ऊपर भले वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, मतलब एक इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड भी और चार्ज मूव कर रहा है, फिर भी वो अनडिफ्लेक्टेड है, फिर भी उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। तो उसका एक स्पेशल केस क्या है, देखना, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी नेट फोर्स है। अगर मैं बोल दूं कि नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स कितना हो जावे, 0 हो जावे, इसका मतलब ये हो गया क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी, हाँ या ना, यस सर। तो क्यू तो शहीद हो गया 0 में जाके, सही बात है, तो कितना आ गया आपके पास, ई वेक्टर प्लस क्यू, सॉरी क्यू तो निपट ही लिया, वी क्रॉस बी बराबर 0, समझा गया हीरो। अब बेटा ये क्या हो गया, ई वेक्टर बराबर माइनस वी क्रॉस बी हो गया। हाँ सर, अब हमें पता है कि जब दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करके कोई चीज आती है तो ई जो है वो वी के भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर, ई जो है वो वी के परपेंडिकुलर होगा, पक्का होगा। अगर नेट फोर्स 0 तो 100% ई जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर 100%। और एक स्पेशल केस हमने ले लिया कि मान लो वी और बी भी परपेंडिकुलर हो गए, मान लो वी और बी भी परपेंडिकुलर हो गए, ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो ये समीकरण बैठेगा और हम बोलेंगे कि ये जो है वो माइनस वी क्रॉस बी हो गया। अब ई वी के भी परपेंडिकुलर, ई बी के भी परपेंडिकुलर। इफ, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ, अगर वी और बी भी परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि यहां पे आएगा वी बी साइन थीटा, अगर v जो है वो b के परपेंडिकुलर हो गया, यानी v भी साइन थीटा साइन 90 साइन 91,
तो हम बोल पाएंगे क्या हो जाएगा, अगर ये तो है ही सही, अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि जो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, माइनस माइनस हटा रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो इससे हमने बोला कि वी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया प्यारे बच्चों, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ गुरुदेव बिल्कुल, ये देखो ये इस प्रकार से, ठीक है। तो v का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, e का मैग्नीट्यूड बाय b का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां पे क्या हुआ, e v के परपेंडिकुलर, e b के परपेंडिकुलर, v b के परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो लिए। कौन? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, e v b। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाहर है, v इधर है, तीनों क्रॉस में हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस में थे ही, वेलोसिटी भी उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। तो अब आप यहां से हिसाब किताब लगाओगे तो चार्ज अगर इधर मूव कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है, ये उसकी वेलोसिटी है, v वेक्टर हो गया। तो QE लग रहा है ऊपर, QE लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, v क्रॉस भी करके किया तो QV भी लग रहा है नीचे, और ऐसे लग रहा है कि QVB QE को क्या कर रहा है, QVB QE को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है ना। ये क्लास में हमने केस पढ़ा हुआ है, इस पे डायरेक्ट सवाल बनता है बेटा, इस पे कि नेट फोर्स अगर जीरो हो गया, ऐसे बोल दिया नेट फोर्स अगर जीरो है तो आप ये वाला केस एज्यूम कर लीजिए, तो वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, ई बाई बी। ई का मैग्नीट्यूड दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, ई बाई बी हो गई। ये क्लास में करवा रखा होगा आपको, है ना? हाँ साहब बिल्कुल। इसी बात पे फिर चलते हैं बेटा आगे, लेट्स मूव अहेड। अब देखो यार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेकंड, पहले ना फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पढ़ा देता हूं, उसके बाद टॉर्क पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, और फिर लास्ट में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन शर्त यह कि उस वो करंट कैरी करना चाहिए। मान लीजिए कोई वायर है एल लेंथ का, आई करंट कैरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो बेटा जी उस पर फोर्स लगेगा कितना, सर उस पर फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। अब आप बोलोगे सर ये एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या ले, बी वेक्टर तो पता है, एल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो डायरेक्शन करंट का है वही डायरेक्शन आप लीजिए एल वेक्टर का भी, तो आ जाएगा आई एल क्रॉस बी। अब जाहिर सी बात है एल बी साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब थीटा जीरो तो भी फोर्स जीरो, थीटा 180 तो भी फोर्स जीरो, मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया तो भी फोर्स जीरो, करंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो भी फोर्स जीरो। The above equation can be used in the following situations। कई कबार क्या होता है, सीधे वायर के जैसे आड़ा तिरछा वायर दे देता है कुछ, तो भी ऐसा रैंडम सा शेप बना देता है, ऐसा रैंडम से एकदम धर्राटे काटता हुआ ऐसा शेप बना देता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेंथ आपको क्या लेना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ देना है, दैट्स इट। अगर ऐसे करंट जा रहा है तो आप बोल दोगे कि यार लेट सपोज ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, सी और डी को जोड़ दिया, करंट ऐसे जा रहा है तो आप बोल दोगे सी से डी करंट जा रहा है, ये इफेक्टिव लेंथ ले लोगे, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दो, वो एल इफेक्टिव होगा, तो एल की जगह आप ले लेंगे एल इफेक्टिव। ठीक है, इस पे सवाल करवाए जाते हैं क्लास में, है ना। अच्छा, एल इफेक्टिव इज परपेंडिकुलर टू बी, कोई दिक्कत नहीं साहब, अच्छी बात है। एल और बी का जो एंगल है इनके बीच का 90 हो गया, एल किसके डायरेक्शन में, करंट, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 हो गया, साइन 91 हो गया, तो आईबीएल हो गया। अच्छा, तीसरा केस फॉर क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म फील्ड। क्लोज लूप है कैसी भी शेप का, नो मैटर कैसी भी शेप है, क्लोज लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखा है, हमेशा नेट फोर्स कितना होगा, है ना, क्लोज लूप ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप चलेगी साहब, बस क्लोज होना चाहिए, ऑफ एनी शेप। मैं लिख देता हूं, नहीं तो बच्चों को लगता है कि अगर सिमेट्रिक शेप होगा तभी जीरो होगा, नहीं, लेकिन शर्त है एक तो क्लोज होना चाहिए और दूसरा वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ होना चाहिए, किसी भी शेप का हो। नेट फोर्स हमेशा क्या हो गया, ऑलवेज उसमें क्या होगा, जीरो होगा, शर्तें अगर पूरी हुई तो, है ना। हाँ साहब ठीक है, नेट फोर्स, हाँ किसी एक इन साइड्स पे तो फोर्स लग रहा होगा, लेकिन कुल मिला के सारी साइड्स का फोर्स नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, ये पीछे की स्लाइड्स देख ली थी ना हमने, मतलब ये देख लिया था आपने, एक मिनट स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ये देख लिया था, ये देख लो, ये देख लो साहब। ठीक है, चलेंगे आगे। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है तो उस पर लगेगा टॉर्क, और टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा प्यारे बच्चों एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, है ना। ठीक है, इसमें थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, बेसिकली होता क्या है कि जो टॉर्क होता है ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट m क्रॉस b।
अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n i a है ना, n i a क्रॉस b। अब n और i तो बेचारे भोले भाले स्केलर्स है, तो n i a क्रॉस b। और फिर जब ये पूरा लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और a b साइन थीटा। तो आप होशियार हैं कि थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा बेटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो जाहिर सी बात है कि थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। थीटा 0 होने का मतलब है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो मैं आपको बतलाऊं तो यार जैसे मान लो कि इस प्रकार से हमारे पास करंट कैरिंग लूप है ना, तो इसका एरिया वेक्टर इस प्रकार से आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इनके बीच का एंगल 0 हो गया। ये एरिया वेक्टर मान लो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री, या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0, तो टॉर्क कितना हो गया 0। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो प्लेन है, ये जो प्लेन है करंट कैरिंग लूप का प्लेन है, ये जो प्लेन है करंट कैरिंग लूप का प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे भी बोल सकते हो। और ये 90 डिग्री वाला केस कौन सा है कि एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ऐसे आया इस पर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, तो टॉर्क कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। या यूं कह लो कि जो एरिया प्लेन है ना, प्लेन है, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई और क्लास में पढ़ाया जाता है। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, NIAB। व्हाट इज कैपिटल N बेटा, कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N इज, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, कैपिटल N क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान में रखें, इसको देख लीजिए, चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही बेस्ड है। वही जो गैल्वेनोमीटर जिसको हम एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते थे, उसमें क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है तो डिफ्लेक्शन दिखाता है। हाँ सर, तो बीच में कुछ इस प्रकार से हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का जुगाड़ रहता है, हॉर्सशू मैग्नेट रहती है। ऐसा ऐसा मत बोलना कि खाली नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो नहीं है। मान लो इस तरीके से हॉर्सशू मैग्नेट है और हमने उसको थोड़ा सा सिलेंड्रिकली शेप दिया है सो दैट वी कैन गेट यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर है, उस पे हमने वायर्स लपेटे हुए है ना, वायर्स लपेटे हुए। तो अब इस कॉइल में से जितना ज्यादा करंट जाएगा, जितना करंट उतना टॉर्क, जितना टॉर्क सुई भी उतना पॉइंटर उतना ही स्केल पे हमको रीडिंग शो करेगी। तो सबसे पहले कोई पूछे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और टू बी प्रिसाइज कि व्हेन a current carrying loop is placed in magnetic field it experiences torque। ये करंट कैरिंग लूप है, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क। उस वजह से क्या करेगा, पॉइंटर घूमेगा, पॉइंटर मूव करेगा, ठीक है। और इसको काउंटर एक्ट करने के लिए स्प्रिंग वगैरह लगी रहती है, वो सब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रहनी चाहिए, एक तो है कि टॉर्क बराबर NI, ये भी साइन थीटा हो गया। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ये हो गया फाई, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, NAB बाय K। अब यहां पे आप एक चीज और देख सकते हैं, कि K इंटू फाई बराबर K इंटू फाई, है ना, या ऐसे कर लो कि NAB इंटू A, है ना, NAB इंटू I इज इक्वल्स टू K फाई। NAB इंटू में करंट बराबर K फाई, तो मैं बोल सकता हूं कि करंट कितना आ गया, K बाय NAB इंटू फाई। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, या फाई जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट उतना डिफ्लेक्शन, या इनवर्स, मतलब इसका उल्टा भी बोल लो कि जितना डिफ्लेक्शन उतना करंट, है ना। खैर, तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट NAB बाय K, N नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, B मैग्नेटिक फील्ड, और K टॉर्जनल कांस्टेंट है, फाई है डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है किसका प्यारे बच्चों, अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, K फाई बराबर NAB इंटू I कितना हो गया, K फाई बाय NAB, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया, जैसे करंट सेंसिटिविटी था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, V बराबर IR कर दिया, फाई बाय I का फॉर्मूला NAB बाय K यहाँ पे पुट कर दिया, NAB बाय KR आ गया। और जाहिर सी बात है हम देख सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आ रही है, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। ये कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कोई बोले कैसे सेंसिटिविटी बढ़ाए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। ये डायग्राम है, यहां पे K बाय NAB,
है ना। K/NAB जो है इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोला जाता है या फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर भी बोला जाता है ना, या करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। K/NAB को या तो फिगर ऑफ मेरिट बोलो या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलो। इसको आप देख लीजिए, मैं हट रहा हूं साइड में, इसको पूरा का पूरा आप जहन में बसा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले, एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ठीक है साहब, चलते हैं आगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि यार किसी ऑर्बिट में, मान लो किसी न्यूक्लियस प्लस जेड के अराउंड आर ऑर्बिटल रेडियस में इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है वही -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वो घूम रहा है, तो करंट कितना होगा? आपने बोल दिया करंट होगा चार्ज पर यूनिट टाइम 1/टाइम, है ना। टाइम हो गया, टाइम पीरियड क्या हो गया, डिस्टेंस 2πr डिवाइड बाय स्पीड v, टाइम को पुट किया 2πr/v, ये चला गया, तो एक पता होना चाहिए ev/2πr, या कोई भी इलेक्ट्रॉन की जगह कोई भी चार्ज है q रैंडम, तो हम बोल सकते हैं कि यार करंट कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू वेलोसिटी बाय 2πr। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, मैं मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, मैं इसको m लिख देता हूँ कैपिटल एम। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, NI, नंबर ऑफ टर्न तो एक ही हुआ, I इंटू पाई आर स्क्वायर, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा। तो एक जनरल फॉर्मूला आ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट का, कोई भी चार्ज है Q, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है R रेडियस में, तो QVR डिवाइडेड बाय 2, ये जनरल फॉर्मूला है कि कोई चार्ज Q है, V वेलोसिटी से, V स्पीड से मूव कर रहा है R रेडियस में, करंट कितना होगा QV/2πr। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा QVR/2, जैसे यहाँ पे EVR/2। एक चीज और, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये m है मैग्नेटिक मोमेंट, L है एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी चार्ज ऑफ मास m एंड चार्ज q इज q/2m, m/l इज q/2m। m क्या हो गया, q तो चार्ज है इसे, m हो गया इसका मास, m हो गया प्यारे बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट, और l क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, समझ में आ रही बात। तो ये जनरल फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला, ये सब पता होना चाहिए। और ये स्पेसिफिकली किसके लिए, ये पता है तो ये भी पता है, ये पता है तो ये भी पता है, ये जनरल, ये हमने जनरलाइज, मतलब ये जनरलाइज फॉर्मूला है, और ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है, इसको आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने ये देख लेता हूं मैं, कोई स्लाइड बीच में तो नहीं रह गई, मिस आउट तो नहीं हो गई, हो सकता है वैसे ऐसा होता नहीं है, नहीं साहब, ये तो अपन ने पूरी की पूरी क्या कर ली, सफा चट कर दी। ठीक है बॉस, बहुत बढ़िया। तो एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, एक बहुत ही बढ़िया वेटेज वाला, स्कोरिंग वाला चैप्टर भी हमने फिनिश कर लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसी के साथ ये माइंड मैप होता है खत्म। मैं हाजिर होता हूं आपके पास अगले माइंड मैप में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।